भाग एक। एक भयानक तंत्र जो न कभी देखा न ही सुना होगा। ऐसा शक्तिशाली तंत्र जो अकाट्य और बहुत ही घातक था, जिसका आवाहन मैंने किया था बिना ये सोचे समझे कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। पर अब जब मैं स्वयं इसका एक भाग बन गई, तभी समझ आया कि प्रतिशोध एक ऐसा भाव है जो दूसरे से पहले स्वयं का नाश करवाता है। माँ, पापा, देखो तो कौन आया है। आपकी बेटी पूरे 4 साल बाद वापस आई है और किसी को भी उसकी पड़ी ही नहीं है। स्नेहा बाहर से चिल्लाते हुए अंदर आई और जो दिखाई दिया वो बहुत ही दर्दनाक था। पूरे घर में मातम पसरा हुआ था। सभी घर वालों के शव कतार में रखे थे। माँ, पापा, भाई, भाभी और मेरी प्यारी राधू। चाचा, चाची, बुआ और पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदारों से घर भरा पड़ा था। जिनकी जरूरत थी बस वही नहीं थे। सभी बहुत ही आश्चर्य में थे कि स्नेहा कैसे बच गई। उसे भी तो साथ ही नहीं मरना था। सभी आपस में कानाफूसी करने लगे थे। मैं दुखी, बेजान और टूटी हुई सबको सूनी आंखों से देख रही थी। माँ, उठो ना। सुनो ना, अब से ऐसा नहीं होगा। अब कहीं भी नहीं जाऊंगी। उठो। अपनी मां को झकझोर कर चिल्लाई। पापा, आप तो उठ जाओ ना। कोई अपनी बेटी से ऐसे मजाक करता है। भाई, भाभी, आप लोग भी ऐसा करोगे मेरे साथ? इसलिए मुझे रोज रोज आने को बोलते थे। मैं तो आपको सरप्राइज देने आई थी और आप सब ने तो मुझे कभी ना भरने वाला घाव दे दिया। स्नेहा एक एक करके सभी को हिलाते हुए उठाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अंत में छोटी सी राधा को गोद में लेकर उठाने की कोशिश करते हुए कहा, राधू, राधू, तू तो उठ जा बेटा। मेरी गुड़िया है ना, बुआ की बात नहीं मानेगी। उठ जा बेटा। सबको ऐसे देखकर ही स्नेहा अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। यंत्र चलित सी सबके हिसाब से उनके कहे अनुसार काम किए जा रही थी। सभी शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने का समय हो रहा था और घर वालों में बहस। सभी की नजर उनके संपत्ति पर थी। सब चाहते थे कि अंतिम संस्कार से पहले ही अपना हिस्सा निश्चित कर लें। स्नेहा बेटा, अंतिम संस्कार का समय हो गया है। अब शमशान के लिए निकलना होगा। चाची, बुआ सभी यहीं हैं। तुम भी अपना ध्यान रखना। बूढ़े चाचा ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा। अचानक ना जाने क्या हुआ था कि स्नेहा झटके से उठ खड़ी हुई और कहा, मुखग्नि मैं दूंगी। सभी कानाफूसी करने लगे और फिर एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। लड़कियों का शमशान प्रवेश वर्जित है और तुम मुखग्नि की बात कर रही हो। तो कौन देगा? मैं इस परिवार की अंतिम सदस्य हूं, स्नेहा ने दृढ़ता से कहा। बहुत बहस के बाद बेमन से सबने स्नेहा की बात को स्वीकार कर लिया। अंतिम संस्कार के बाद सभी अपने अपने घरों को लौट गए। रह गई थी तो केवल स्नेहा, अपने सवालों के साथ जिनके जवाब नहीं थे तो केवल सवाल अनगिनत और असीम। इतनी जल्दी क्यों थी सबको अंतिम संस्कार की? सभी की एक साथ ही मृत्यु कैसे हुई? यहां तक कि राधू भी। सभी के चेहरे मुझे देखकर ऐसे क्यों हो गए थे जैसे साक्षात यमराज सामने खड़ा हो। स्नेहा ने मन ही मन सोचा, सभी की हत्या हुई है। एक डरावनी आवाज गूंजी जिसने स्नेहा को भी डरा ही दिया था। आ, आप आ, आपको कैसे पता? स्नेहा इस अप्रत्याशित घटना से डर गई थी तो हकलाते हुए पूछा।
एक भयानक अट्टहास गूंजा। क, 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 कौन है? स्नेहा ने डरते हुए पूछा। कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को ही आना पड़ता है। फिर से वही भयानक आवाज गूंजी। मैं प्यासी नहीं हूं, समझे तुम? स्नेहा चीखी। तो शायद तुम अपने परिवार की मौत भूल गई हो, उस आवाज ने कहा। कुछ भी नहीं भूली हूं मैं, स्नेहा ने चीख कर अपने कान बंद कर लिए। तब शायद तुम्हें भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिशोध तुम्हारे बस का नहीं है। आवाज फिर गूंजी। जानना नहीं चाहोगी कौन था जिसने स्वर्ग को शमशान में बदल दिया? कौन है? कौन है? जो भी कोई है, उसे मैं खुद ही नरक का द्वार दिखाऊंगी, स्नेहा ने गुस्से में चिल्लाकर जवाब दिया। और तुम्हें मेरी मदद करने की क्यों पड़ी है? तुम्हारा क्या फायदा होगा इससे? स्नेहा ने दर्द भरी आवाज में पूछा। क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो? चाहते क्या हो? स्नेहा ने फिर दुखी होकर पूछा। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों के कारण अलग अलग हैं। इस बार थोड़ी शांत आवाज में जवाब मिला। तुम मेरी मदद करोगे? कब? क्यों? कैसे? स्नेहा ने फिर पूछा। बस कर लड़की, अभी सही समय नहीं है ये सब बात करने का। वैसे भी अभी सब तुझे ही देख रहे हैं, पागल समझ रहे हैं तुझे, आवाज ने मजाकिया लहजे में कहा। स्नेहा ने इधर उधर देखा तो सभी उसे ही घूर रहे थे। स्नेहा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो बस अभी उसके परिवार के हत्यारे की जानकारी चाहिए थी, जो उस आवाज के पास थी। लोग उसे पागल समझकर आपस में ही बात करने लगे थे। बेचारी, शायद घर वालों का सदमा लगा है, एक बूढ़ा आदमी बोला। नहीं काका, कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है, एक आदमी ने जवाब दिया। नहीं भाई, सुना है पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। ये तो थी नहीं यहां, वरना कोई रोने वाला भी नहीं बचता, एक और आदमी ने दुखी होकर कहा। मैंने सुना है कत्ल हुआ है सबका, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कुछ तो बहुत ही बड़ा कांड हुआ है, किसी आदमी ने कहा। तुम्हें कैसे पता? सभी झटके के साथ उसी की तरफ घूम गए और उससे पूछा। अरे भाई, मैंने वहां के नौकरों को बात करते सुना था, कह रहे थे कि सभी बहुत खुश थे कल, कोई बहुत ही खास आने वाला था, तो इसलिए सबको छुट्टी दी थी। पर अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये सब हो गया? उस आदमी ने जवाब दिया। और पता है, नौकर भी बड़े दुखी थे, बोल रहे थे कि इतने अच्छे लोग थे कि उनमें और अपने परिवार में कभी कोई भेदभाव नहीं करते थे, सभी के सुख दुख में हमेशा साथ देते थे। बहुत ही अच्छा परिवार था, बड़े ही धार्मिक और दानी थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ये कहते हुए उसने अपने हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखा। सभी ने हाथ जोड़कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। स्नेहा शांति से उनकी बातें सुन रही थी कि उसे आवाज के बारे में याद आया। तुमने बताया नहीं कौन था वो, किसने किया है? शांत भाव से पूछा। शाम को तुम्हें सब बताऊंगा, और तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। यह भी याद रखना कि एक बार हां बोलकर तुम पीछे नहीं हट सकती। अच्छे से सोच लेना। अभी के लिए तुम्हारा जल्दी घर पहुंचना जरूरी है। वहां इसका तुम्हें शायद कुछ अंदाजा हो जाए कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ होगा, आवाज ने कहा, जिसके अंदर एक निर्देश छुपा था। क्या? क्या है घर पर? कहना क्या चाहते हो? क्यों जाऊं मैं घर? है कौन मेरा वहां जिसके लिए जाऊं? स्नेहा ने चिढ़कर पूछा।
ना जाओ फिर। तुम्हें खुद तुम्हारी चिंता नहीं है तो मैं क्या करूं? बेवकूफ लड़की, अभी नहीं गई तो अपने परिवार के हत्यारे का ही साथ दोगी, उसकी इच्छा पूर्ति में। बाकी निर्णय तेरा है, आवाज ने धमकी भरे स्वर में कहा। स्नेहा ने एक पल सोचा और कहा, मैं घर जा रही हूं, पर तुम मुझे कब और कहां मिलोगे? रात 12 बजे तुम्हें यहीं आना होगा, बिना किसी को कुछ भी पता चले। आगे का रास्ता मैं स्वयं तुम्हें बताता जाऊंगा, आवाज ने निर्देश दिया। स्नेहा सुनकर थकी हारी अपने घर चल दी। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा दिन भी जीवन में आएगा कि अपने ही परिवार को ऐसे देखना होगा, उनकी लाशों को देखना पड़ेगा, उनकी चिता को अग्नि देनी होगी इन्हीं हाथों से। अपने हाथों की तरफ देखते हुए सोच रही थी। माँ, पापा, भाई, भाभी, राधु, जिसने भी आप लोगों की ये दशा की है वो भी खून के आंसू रोएंगे, छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। स्नेहा मन ही मन संकल्प लेते हुए सड़क पर पहुंच गई थी। तभी किसी ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तब उसका ध्यान टूटा। क्या कर रही हो बेटा? परिवार के पास जाने की जल्दी है क्या? एक बूढ़े दिखने वाले आदमी ने कहा। आप मुझे जानते हो? कैसे? स्नेहा ने पूछा। बेटा, तुम्हारे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया था, अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की, बूढ़े ने जवाब दिया। तुम पहले मेरे घर चलकर कुछ खा पी लो, फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। बूढ़ा आदमी फिर बोला। नहीं काका, आपने इतना सोचा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अब घर जाना होगा। बहुत कुछ ऐसा है जो मेरी नजरों से छुपा है, बस वही पता लगाना है। स्नेहा ने हाथ जोड़कर बूढ़े आदमी से कहा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं बेटा, शायद कुछ मदद कर पाऊं। बूढ़ा आदमी बोला। स्नेहा और बूढ़ा दोनों साथ में स्नेहा के घर के लिए निकल गए और जल्दी ही दोनों घर के सामने थे। गेट पर चौकीदार बैठा था, जो उनका पुराना चौकीदार तो नहीं था। नए चौकीदार को देखते ही स्नेहा का माथा ठनका। यहां नया चौकीदार? पुराने वाले काका कहां गए? स्नेहा ने मन मन में सोचा। फिर उसने बूढ़े से कहा, काका आप इस चौकीदार से पूछ कर आओगे कि पुराने वाले चौकीदार कहां गए? क्यों, क्या बात है बेटा? कोई परेशानी है क्या? बूढ़े ने कहा। आप पूछ कर तो आओ, फिर बताती हूं। ठीक है बेटा, अभी आया, कहकर वो बूढ़ा चौकीदार के पास जाकर कुछ बात करने लगा और जल्दी ही वापस आ गया। उसे तो नौकरी से निकाल दिया गया बेटा, आज ही, बूढ़े ने कहा। स्नेहा कुछ सोच में डूब गई और जल्दी ही कुछ सोचकर कहा, काका चलो मेरे साथ, और बूढ़े को लेकर घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ चल दी। काका आप यहीं मेरा इंतजार करना, मैं देखती हूं ये सारा चक्कर क्या है, स्नेहा ने कहा और पास के पेड़ से होते हुए घर के अंदर चली गई। नीचे से कुछ झगड़े की आवाज आ रही थी। स्नेहा दबे पांव नीचे की सीढ़ियों की तरफ चल रही थी। अचानक कुछ जोरदार आवाज कान में पड़ गई। तुम सब भूल रहे हो, वो लड़की अब भी जिंदा है, इस परिवार की बेटी और इस सारी संपत्ति की कानूनी वारिस, आवाज ने कहा। एक और आवाज गूंजी, तो नहीं रहेगी। स्नेहा के हाथ से टकराकर एक फ्लावर वास नीचे गिर गया और तेज आवाज हुई। सभी ऊपर की ओर दौड़ पड़े। भाग